ओके, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग IS-21 फॉरेन करेंसी करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी से FR थोड़ा थोड़ा टफ होता जाएगा। ठीक है, सो मेक श्योर तुम लोग सारे वीडियोस देख रहे हो, ज़्यादा कुछ स्किप नहीं कर रहे हो। ठीक है, ओके। एक्चुअली स्टैंडर्ड का नाम थोड़ा बड़ा है। स्टैंडर्ड का नाम क्या है, इधर देखो। ये नाम है इसका, द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, ये इसका नाम है। ठीक है, तो वो नाम वाम तो मैंने लिख रहा हूँ यहाँ पे। फॉरेन करेंसी ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक क्या है, ध्यान से सुनो। ये एक्सचेंज रेट्स वगैरह पढ़ने से पहले तुम लोग को समझा देता हूँ। अभी तुम लोग, हम लोग बेसिकली ज़्यादातर हम लोग कौन से देश में रहते हैं? इंडिया। अब मैं तो इंडिया से हूँ ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे करेंसी कौन सी चलती है? INR, बराबर। अब कोई यूएस है, यूएसए में रहता है तो उसकी करेंसी कौन सी चलेगी? USD चलेगी। कोई यूके में रहता है तो उसकी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड चलेगी, बराबर। कोई अगर अपना समझो ऑस्ट्रेलिया में है तो AUD चलेगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। मतलब क्या है, हर एक करेंसी का, हर एक कंट्री का अलग अलग करेंसी होता है। ये जो करेंसी जिस जिस देश का है, वो सब करेंसी को, इसको क्या बोला जाता है पता है? फंक्शनल करेंसी। तुम जिस देश में हो, उस देश में करेंसी कौन सी चल रही है, उसको बोलते हैं फंक्शनल करेंसी। ठीक है, सो ये चीज, ये टर्म ध्यान में रखना जो मैंने बोला है अभी वो। दूसरा चीज, अब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इंडिया की बात करें, अब अगर इंडिया में अगर कोई कंपनी है डेलॉइट करके, कंपनी है रिलायंस करके, कोई भी कंपनी है मैकडोनल्ड्स कर, चलो मैकडोनल्ड्स जाने दो, फिर अगर कोई कंपनी है, अभी RBI समझ लो। RBI पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये कौन से देश की है? ऑफ कोर्स नाम में ही इंडिया है तो इंडिया की है, बराबर। तो इसका फंक्शनल करेंसी कौन सा होगा? INR होगा। ये कौन बोलता है? स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रूव करना आना चाहिए। अच्छा, अगर इंडिया में रहता है तो इंडियन करेंसी के हिसाब से INR हो गया, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता है। उसका कुछ प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ इन द सेंस क्या? स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्रूफ करके बताओ कि ये INR में बैठता है, इसका फंक्शनल करेंसी INR है। तो ये कैसे बैठेगा, उसका कुछ क्राइटेरिया है। अब मुझे बताओ कि RBI का नाम लिया मैंने, क्यों ये अलग अलग कंपनीज का नाम लिया? तुम्हारे मेरे लिए अभी अगर नोट पे गांधी बापू छपा हुआ रहेगा, महात्मा गांधी का नोट आएगा, तो तुम लोग को और मुझे एक्सेप्टेड है, बराबर कि नहीं? इसका मतलब क्या है, हमारे देश में कौन चलता है? INR चलता है, इंडियन रुपी चलता है। नेक्स्ट, RBI जो है, अब वो तो सिर्फ INR में डील नहीं करता ना, उसके पास अब ये सब जो कंपनीज है, ये सब के पास ये सब अलग अलग करेंसीज रहेगा, बराबर। पाकिस्तान रुपीस भी रहेगा, फिर कैनेडियन डॉलर भी रहेगा, कुछ भी रह सकता है, सब अलग अलग करेंसी है। अब तुम्हारे मेरे पास तो एक ही करेंसी है, तो हमारे लिए इजी है। लोकल शॉप्स, लोकल बिजनेसेस के लिए इजी है, क्यों? तो हमारे लिए एक ही करेंसी है तो इजी है निकालना कि फंक्शनल करेंसी INR, बात खत्म, क्योंकि इसके पास एक ही करेंसी पड़ा है। बट जिसके पास ऐसा 4 प्रकार का करेंसी पड़ा है, 10 100 प्रकार का, जितने कंट्री से उतना करेंसी पड़ा है, तो उनके लिए करने का क्या? ऐसे कंपनीज के लिए फंक्शनल करेंसी डिटरमाइन कैसे करने का, बराबर ना? तो उसके लिए क्या है, एक क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है, यहां पे दिया हुआ है। कुछ प्राइमरी क्राइटेरियाज है और फिर कुछ सेकेंडरी क्राइटेरियाज है। सो वो सब अभी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। एक्सचेंज रेट जरा बाद में समझाता हूं, पहले ये फंक्शनल करेंसी देख लो। इसका मतलब क्या है? फंक्शनल करेंसी, द करेंसी ऑफ अ प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच द एंटिटी ऑपरेट्स। इसका मतलब
क्राइटेरिया लिखने से पहले फंक्शनल करेंसी का डेफिनेशन लिख लेते हैं. currency which operates, currency which is okay, currency ऑफ अ प्राइमरी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, मतलब हमारे आजू बाजू में कौन सा मेन करेंसी चल रहा है. प्राइमरी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन विच एंटिटी ऑपरेट्स. मतलब क्या है कि जो तुम जिस देश में हो उस देश में कौन सी बेस करेंसी ज्यादातर चलती है, वो तुम्हारी फंक्शनल करेंसी हो जाएगी. ठीक है. अब हमारे देश में कौन सी करेंसी चलती है सबको पता है, बराबर. अगर दुकानदार बोलता है कि 100 हुआ, कितना हुआ 100, तो उसको आगे रुपया बोले ना बोले जरूरी नहीं है. वो $100 नहीं समझ रहे, तुम भी $100 नहीं समझ रहे हो. इट इज अज्यूम्ड कि यहाँ पे कौन सा करेंसी चलने वाला है, INR चलने वाला है. अब क्राइटेरिया सुनो. प्रेजेंटेशन करेंसी में बाद में आता है. क्राइटेरिया क्या है? द करेंसी विच इज, क्या है, डिनोमिनेटेड है ना, हाँ, विच इज अफेक्टेड / इन्फ्लुएंसेस सेल्स प्राइस. मतलब कौन से करेंसी में तुम लोग माल बेचते हो या खरीदते हो. तुम लोग कौन से करेंसी में माल खरीदते हो या बेचते हो, दैट इज फंक्शनल करेंसी. ठीक है. तुम लोग तो दुनिया में कहां कहां पैसा डाल के बैठे हो पता नहीं, बट तुम्हारा धंधा मेजरली कौन से करेंसी में होता है, वो एक क्राइटेरिया है. फिर तुम्हारा, हाँ, कॉम्पिटिटिव्स. द करेंसी यूज्ड बाय कॉम्पिटिटर्स, मतलब तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स कौन सा करेंसी यूज कर रहे हैं. ठीक है. फिर द करेंसी विच इन्फ्लुएंसेस द लेबर, मतलब लेबर को, अभी फॉर एग्जांपल, अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है. यहाँ पे नीचे अगर मैं जाऊंगा, नीचे जाके किसी को अगर 2 नोट दिया मैंने, एक ₹100 का, ₹100 का नोट है और एक $100 का नोट है, वो क्या लेगा बताओ तुम और मैं. तुमको पता है, मुझे भी पता है. अब जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता है कि $100 का वैल्यू बहुत ज्यादा है ₹100 के सामने, बट वो क्या लेंगे, वो तो ₹100 ही लेंगे ना, बिकॉज इस कंट्री में रुपीज इन्फ्लुएंस करता है. समझ में आया. अब तुम लोग डॉलर तो फिर भी ठीक है, तुम कुवैती दिनार जाके दे दो, ओमानी रियाल जाके दे दो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जाके दे दो, वो लोग रुपया ही लेंगे. क्यों लेंगे? बिकॉज इस कंट्री में रुपीज का ही इन्फ्लुएंस ज्यादा है. समझ में आया मैंने क्या बोला? इस कंट्री में किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है? रुपीज का. तो इस कंट्री में कौन सा करेंसी चलेगा? रुपीज चलेगा. एज सिंपल एज दैट. तो यहाँ पे फंक्शनल करेंसी क्या हो गया? रुपीज हो गया. अगेन सेकेंडरी. the currency in which financing activities of cash flow is done is received. मतलब क्या है? तुम लोग फंडिंग कौन से करेंसी में उठा रहे हो. ठीक है. दूसरा, द करेंसी, मतलब तुम लोग भीख मांगने का, कंपनी भीख मांगती है ना शेयर होल्डर से, बैंक से, तो भीख तुम लोग कौन से करेंसी में मांग रहे हो. अब तुम लोग दुनिया जहां में कहीं भी काम करके आओ, तुम लोग को बैंक का लोन चाहिए तो इंडिया में ही आओगे,
बराबर कि नहीं? कोई और का तुम लोगों को खड़ा भी नहीं रखेगा, क्योंकि यहाँ पे पैन कार्ड तो इंडिया का है ना, बराबर। करेंसी इन विच ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ कैश फ्लो इज रिटेन्ड। ऊपर रिसीव्ड है, ये रिटेन्ड है। रिटेन्ड मतलब तुम्हारा सारा कमाया, अभी मैं दुनिया जहां भी काम करूंगा, पैसा कमाऊंगा, घर आके मैं कौन से करेंसी में रखता हूं, मैं घर पे आ गया, अब मैं कौन से करेंसी में मैंने मेरा जमा किया है, एफडी मैंने कौन से करेंसी में बनाई, रुपीस में बनाई, मैंने कमाया डॉलर्स में, उसको रुपीस में लाया और सेव किया, तो मेरा बेस करेंसी कौन सा हो गया? रुपीस हो गया। अगेन समझ में आया? अब ऊपर जाते हैं, एक और फंक्शनल करेंसी के बाद एक टर्म है, उस टर्म का नाम है प्रेजेंटेशन करेंसी। द करेंसी, ये इसमें कुछ बड़ा नहीं है, द करेंसी इन विच फाइनेंशियल statements are prepared। ठीक है, ओके। द करेंसी इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, ये चीज़ ध्यान में रखना, मैंने क्या बोला है वो। मतलब अभी तुम लोग कोई भी करेंसी में हो, कुछ भी डजेंट मैटर, तुम लोग फंक्शनल करेंसी रुपीज़ में है। अभी अगर मैं पेरेंट हूँ, मैं हूँ इंडिया में, मेरा एक सब्सिडरी है जो है यूएस में, अब वो एस वाले के लिए, इसके लिए इसकी फंक्शनल करेंसी तो यूएसडी हो जाएगी, बराबर। यूएसए लिखना चाहिए था, कंट्री लिख रहे हैं ना हम लोग, तो इसके लिए फंक्शनल यूएसडी हो जाएगा। बट जस्ट बिकॉज हम दोनों कंसोलिडेट होने वाले हैं, तो उसको मेरे जैसा होना पड़ेगा, तभी ही हम कंसोलिडेट हो पाएंगे। कंसोलिडेट हो पाएंगे तो उसकी करेंसी और मेरी करेंसी अलग नहीं रह सकती एक ही बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट की करेंसी तो सेम ही चाहिए। तो मैं नहीं, मैं बाप हूं, वो बेटा है, उसको मेरे करेंसी पे आना पड़ेगा, तो हम दोनों को आईएनआर में आना पड़ेगा। तो इसी कंपनी के लिए फंक्शनल ये है और प्रेजेंटेशन ये है कि कौन से करेंसी में बैलेंस शीट दिखा रहे हो तुम लोग। समझ में आया? ये फर्क है फंक्शनल और प्रेजेंटेशन करेंसी में। आई होप इतना क्लियर है। ठीक है, अब ये चैप्टर में करना क्या है ये समझते हैं। समझो, आज का डेट है 1 जनवरी X5। आज तुम लोग ने एक एसेट नहीं लिया, तुम लोग ने एक क्रेडिट परचेस किया है, ठीक है, वर्किंग ऑफ करेंसी ट्रांसलेशन। तो अभी जो हिस्टोरिक रेट वो सब अभी सिखाता हूं मैं। ठीक है, तो क्रेडिट परचेस, उधारी में माल खरीदा मैंने, अब तुम बैठे हो, अभी मैं रुपीस नहीं दे रहा हूं, तुम बैठे हो डॉलर में, तुम लोग ने परचेस किया पाउंड में, ठीक है। तो अब तुम लोग यहां पे हो, तुम लोग ने परचेस किया है पाउंड में, बराबर। तो तुम लोग ने परचेस कितने का किया पता है? परचेस ऑफ 1 लाख पाउंड्स। करेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तुम कौन से करेंसी में हो? तुम डॉलर में हो। तुमको पाउंड समझता है क्या? नहीं समझता है। तुमको कौन से करेंसी में कन्वर्ट करना चाहिए? पाउंड टू डॉलर करना चाहिए। तो अभी 1 पाउंड इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल है, ये रियल लाइफ सिनेरियो नहीं है,
एग्जाम में भी ऐसा दिया रहेगा एक्सचेंज रेट। तो समझो ये डेट पे एक्सचेंज रेट कितना है, $1 इज इक्वल टू, 1 पाउंड इज इक्वल टू $1.15। ठीक है, ऐसा नहीं दिया हुआ, एक्चुअली बेस करेंसी डॉलर रखते हो लोग। $1 इज इक्वल टू 1.15, पॉइंट में आ रहा है क्या, मेरे को डेसिमल में नहीं चाहिए, मैं ज़रा उस हिसाब से रखता हूँ कि डेसिमल में ना आए। 2 रख देता हूँ, चलो 2 रख देता हूँ, ठीक है, 2 रखूंगा तो डेसिमल में नहीं आएगा। तो $1 इज इक्वल टू 2 पाउंड्स। अब इस ये एक्सचेंज रेट है, ये एक्सचेंज रेट को क्या बोलते हैं पता है? हिस्टोरिक रेट। हिस्टोरिक रेट मतलब रेट एट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जिस दिन घटना हुई है, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है, उस दिन के एक्सचेंज रेट को क्या बोला जाता है? हिस्टोरिक रेट। जिस दिन घटना हुई है उस दिन का एक्सचेंज रेट। तो क्या घटना है? ये खरीदा है, उस दिन का एक्सचेंज रेट है, तो हिस्टोरिक रेट। तो सबसे पहले ये रेट में कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करेंगे तो कैसा होएगा? अगर $1 इज इक्वल टू 2 पाउंड्स है, तो 1,00,000 पाउंड, पाउंड के नीचे पाउंड ऊपर नीचे आना चाहिए, आमने सामने कभी नहीं आएगा पाउंड, सेम करेंसी ऊपर नीचे होना चाहिए। तो ये हो गया $50,000। इसका एंट्री हम क्या मारेंगे? डेबिट परचेस $50,000, क्रेडिट पेबल्स $50,000। क्या ये समझ में आ गया तुम लोग को? अब मैं क्या बोल रहा हूं वो भी सुनो जरा अच्छे से। माल खरीद लिया, कन्वर्ट भी कर लिया, बराबर। अब पेमेंट, पेमेंट किया है समझो 3 महीने बाद, पेमेंट कर दिया, पेमेंट के दिन का एक्सचेंज रेट लगेगा। अब देखो रेट तो चेंज हो सकता है ना यार, तो $1 इज इक्वल टू अब हो गया है 2.5 पाउंड्स। ठीक है, तो अगेन कितना भरा रहेगा? तुम लोग को कितना पाउंड भरने का था? तुम लोग को 1 लाख पाउंड भरना था, तो अब ये कितना हो जाएगा? 40,000 पाउंड हो जाएगा ये, बराबर कि नहीं? अब तुम लोग क्या कर रहे हो? पेमेंट कर रहे हो। तुम्हारा उधारी था कितने का? तुम्हारा उधारी 50,000 का था, तो तुम लोग को भरने को कितना आया? देखो अच्छे से, मैं अच्छे से अमाउंट लिख रहा हूं यहाँ पे। वो पूरा उधारी तो चुका दिया ना तुम लोग ने। क्रेडिट बैंक, तुम्हारे बैंक से कितना गया, और जो डिफरेंस है वो क्या है पता है? क्रेडिट में आया ना डिफरेंस, क्रेडिट में आया, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज गेन जो भी है 10,000। ये क्या हुआ अच्छे से देख लो। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है कि भाई जो भी पैसा हम लोग ने लिया था उसको कन्वर्ट करके रिट्रांसलेट वगैरह कर दिया हम लोग ने, जिस दिन पेमेंट किया उस दिन पे ट्रांसलेट किया, जो भी फर्क आया वो गेन लॉस। समझ गया? ये मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बाद में एंड में सिखाता हूँ। ये यही है जो भी अभी मैंने सिखाया वो थियरी में है। चलो इन्होंने सम एक ही दिया है, मैं एक और सम देता हूँ चलो तुम लोग को। ये हम लोग सेम रखते हैं, मतलब थोड़ा करेंसी वगैरह चेंज करता हूँ, डॉलर पाउंड ही रखते हैं अपन। ठीक है, अमाउंट चेंज कर देता हूँ मैं, इसको हम लोग कर देते हैं 75,000 पाउंड्स, इसको अपन कर देते हैं 1.5 पाउंड्स।
ठीक है, एंड अगेन 31st मार्च XY, 31st मार्च XY को अपन ने पेमेंट कर दिया है। कितने का पेमेंट किया हम लोग ने? $1 इज इक्वल टू डॉलर, बड़ा उल्टा करता हूँ, क्या करूँ, 1 करूँ, ठीक है चलो 1 कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। डू वन थिंग, 1.2 कर देता हूँ, ठीक है। ये एक्सचेंज रेट हो गया यहाँ पे। अब क्या करोगे? जिसको आता है पॉज करो, फिर आगे बढ़ो। मैं करता हूँ। सबसे पहले तो एक चीज रह गया, ये कन्वर्ट तो कर देते इस दिन पे। पहले 1 जनवरी पे का एंट्री तो मार देते। $50,000, ठीक है। डेबिट परचेसेस, क्रेडिट पेबल्स, ओके। अगेन अब यहां पे क्या हो गया? 1.2 हो गया। $62,500 मतलब पेबल था कितने का? इतने का, और भरना कितना पड़ रहा है? ज्यादा भरना पड़ रहा है ना। तो पेबल्स कितना था? पेबल था 50,000 का। क्रेडिट बैंक 62,500। अब डेबिट में बैलेंस जा रहा है, तो फॉरेक्स लॉस है, ज्यादा भरना पड़ रहा है ना अपने को। अंडरस्टूड। These are examples for settled ही है ना, पहले लोगों ने सेटल्ड ही सिखाया ना। सेटल्ड ट्रांजैक्शंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेटल्ड ट्रांजैक्शंस? अभी ये तो मैंने पेएबल का कराया, रिसीवेबल भी हो सकता है, कुछ नहीं ऐसे ही करना है, एंट्री आ जानी चाहिए, बाकी तो सब सेम ही रहेगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। एनी लायबिलिटी और एसेट is recovered or paid before सेटल्ड मतलब क्या? वो हिसाब क्लियर हो चुका है, बिफोर ईयर एंड, साल खत्म होने से पहले हो चुका है, तो उसको क्या बोला जाता है? सेटल्ड ट्रांजैक्शन बोला जाता है। ठीक है, चलो।
On 1st April X8, Collins Company, a company that uses dollar as its functional currency, buys goods from an overseas supplier who uses chromits as its functional currency. The goods are priced at 54,000 chromits and payment is made लेटर 31st मई को. तो उसने खरीदा कब है? 1st अप्रैल को खरीदा है. बराबर. क्या वो कौन से करेंसी में? डॉलर में. कौन से करेंसी में? डॉलर में. और वो सामने वाला कौन है? क्रोमिट्स. तो $1 का ऑन 1st अप्रैल X8 का एक्सचेंज रेट क्या है? $1 इज इक्वल टू क्रोमिट्स 1.80. बराबर. समझ गया ना? तो अब इस दिन पे उसने कितने का माल खरीदा है? क्रोमिट्स 54,000 का खरीदा है. तो एक्सचेंज रेट के हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो कितना आता है आंसर? $30,000. अब उसने बाय किया है तो इसका एंट्री क्या आएगा? डेबिट पर. अभी यही अगर सेल्स होता तो डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट सेल्स. तो वो एंट्री सेम है, अमाउंट सेम है, एंट्री खाली चेंज हो जाएगा. अगेन डॉलर क्रोमिट्स. अभी क्रोमिट का वैल्यू कितना हो गया? 1.75 हो गया डॉलर. ठीक है. तो अच्छा, डॉलर टर्म्स में $1. तो अभी कितने कितने क्रोमिट्स उसने पे कर दिए हैं? 54,000. $30,857. अब थोड़ा ज़्यादा भरना पड़ रहा है. देख रहे हो तुम लोग? थोड़ा ज़्यादा भरना पड़ रहा है. बराबर. मतलब लॉस है. पेबल कितना बुक किया था तुम लोग ने? 30,000. भरने की बारी आई तब कितना भरने को आया? ये किधर जाता है? SOPL. अब बस बस खत्म. ये तो सेटल हो गया. अंडरस्टूड? डन विद सेटल्ड ट्रांजैक्शन. अब इसके बाद आता है अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन. तो अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है? जरा ध्यान से सुनना. ठीक है. अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन, जैसे कि सेटल्ड मतलब क्या? कि भाई जो भी उधारी है वो चुका दिया गया है, कुछ भी पेंडिंग नहीं है. राइट. बट अनसेटल्ड, अनसेटल्ड मतलब क्या है? द बैलेंस इज स्टिल अनपेड और पेंडिंग एज ऑन रिपोर्टिंग डेट. ठीक है. अब मैं यहां पे तुम लोग को सिखाऊंगा कि मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी एसेट क्या होता है. मॉनेटरी, ये लोग ने एसेट लिखा है, क्या लिखा है? मॉनेटरी आइटम्स लिखा होगा. आइटम्स लिखा है. ठीक है. आइटम्स which can be readily converted to cash. मतलब जो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो सकता है उसको बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं उसको? मॉनेटरी आइटम्स. फॉर एग्जाम्पल इसमें आता है रिसीवेबल आ जाता है. ठीक है. इसमें पेएबल आ जाता है. इसमें लोन भी आ जाता है जो कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है. मतलब जो तुरंत चुका दिया जा सकता है, तुरंत आ सकता है. बराबर. उसको मॉनेटरी बोलता है. नॉन मॉनेटरी देखो यहां पे,
items that do not give immediate कन्वर्जन टू कैश, मतलब तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। जैसे घर, फॉर एग्जांपल नॉन करंट एसेट्स, घर हो गया, लैंड, बिल्डिंग वगैरह, ये तुरंत नहीं कैश में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अगर रिसीवेबल वगैरह कैश में चाहिए तो अभी कैश में हो सकता है, मतलब बहुत कम टाइम में हो सकता है एज कंपेयर टू लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, तो अभी अनसेटल्ड में आता हूं। मॉनिटरी आइटम्स which are unsettled at reporting date are retranslated at closing rate. Any gain loss is transferred to SOPL. मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि जो भी मॉनेटरी आइटम्स है उसको, अगर वो पेंडिंग है, कुछ उधारी अभी तक बची हुई है, तो उसको ईयर एंड के एक्सचेंज रेट पे वापस कन्वर्ट कर देना चाहिए। वापस वो दिन के ईयर एंड का जो एक्सचेंज रेट है 31 दिसंबर का, वो एक्सचेंज रेट पे उसको वापस कन्वर्ट करो, देखो कितना बैलेंस हो रहा है, और जो भी गेन लॉस हो रहा है उसको अपडेट कर दो साल के एंड में, और गेन लॉस पीएनएल में डालो। अनसेटल्ड का अनसेटल्ड ही रहेगा, बट वो अपडेटेड रहेगा ईयर एंडिंग पे। बट नॉन मॉनेटरी आइटम्स are not retranslated at reporting date. They are kept as it is on एज ऑन हिस्टोरिक रेट। मतलब अगर नॉन मॉनिटरी आइटम्स है, मशीनरी जैसा कुछ है या लैंड एंड बिल्डिंग जैसा कुछ है, उसको जिस दिन पे लिया था उस दिन कन्वर्ट करके लिया होगा, उस दिन के रेट पे एक्सचेंज रेट कर दिया रहेगा, बस उसी पे रखो, बार बार रीट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी। ठीक है, व्हाट इज क्लोजिंग रेट? क्लोजिंग रेट सिखा देता हूं जरा। क्लोजिंग रेट मतलब क्या? एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ रिपोर्टिंग, मतलब फाइनेंशियल ईयर का एंड, उस दिन पे जो एक्सचेंज रेट है उसको बोलते हैं क्लोजिंग रेट। समझ लो। ABC company has year end 31st December X1 and uses dollar as its functional currency. ठीक है, डॉलर यूज कर रहा है वो फंक्शनल करेंसी के रूप में। 25th October X1 ABC कंपनी बाइज गुड्स फ्रॉम स्वीडिश सप्लायर फॉर स्वीडिश क्रोना। ठीक है, ओके। 25, अभी देखो अच्छे से, दो सिनेरियो यहाँ पे, ए और बी। ए मतलब क्या है कि यहाँ पेमेंट हो चुका है, मतलब वो सेटल्ड है, और यहाँ पे बी में देखो आउटस्टैंडिंग अभी भी पड़ा है, तो वो अनसेटल्ड है। तो ए में अगेन पहले बात तो खरीदा कब है, तो उस दिन का एक्सचेंज रेट कितना आएगा वो देखते हैं।
$1 इज इक्वल टू SWK 11.16। ठीक है, तो हम लोग ने कितने का माल लिया है? 2,86,000 का लिया है स्वीडिश क्रोना में। तो वो कितने का होता है डॉलर में? वो डॉलर में होता है 25,267। इसका एंट्री क्या आएगा? परचेस है ना। इसके सारे MCQs मैंने एग्जाम किट सीरीज में तुम लोग को मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है, उसका थंबनेल पे तुम लोग को IS-21 दिख जाएगा कहीं पे भी। एग्जाम किट के प्लेलिस्ट में जाके देख लो। फिर ए सिनेरियो में क्या है? सेटल्ड है। तो कब पे कर रहा है वो? 16 नवंबर। तो 10.87। तो अभी कितना हो रहा है ये? $26,310, मतलब डॉलर्स। पेमेंट, पेबल्स कितना था? पेबल्स कितना था? 25,267। एंड क्रेडिट, क्रेडिट बैंक इधर लिखता हूँ 26,310। एक मिनट, 25,267 है, कितना फर्क है? का लॉस है क्योंकि ज्यादा भरना पड़ रहा है ना। अंडरस्टूड। उसके बाद बारी आती है अनसेटल्ड की। सॉरी, ये तो नहीं चाहिए ना। अनसेटल्ड मतलब अब तक पे नहीं किया है। तो 31 दिसंबर X1 का एक्सचेंज रेट क्या है? 11.02। $25,952। अब पहले कितना था? अभी पे नहीं हो रहा है भाई, अभी अपडेट हो रहा है। कितना था पहले? 25,267। तो अब कितना हो गया? 25,952। 953 ले लें, 0.8 है ना आगे। तो 25,267 से बढ़ गया है। तो कितने से बढ़ गया है? 685 या 686। 686 से बढ़ गया है। तो पेबल्स बढ़ गया है, तो क्या है ये? लॉस है। तो सिर्फ अपडेट कर दिया। देख लिया तुम लोग ने कि मैंने अपडेट किया कि जो भी
पेबल्स अभी रहेगा, वो ईयर एंड पे इतने का दिखेगा अभी। समझा? ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट एंट्रीज है। फॉरेन करेंसी खत्म हो गया है। अभी ये देख लेते हैं ये क्या पार्ट है। कॉस्ट, नॉन मॉनिटरी एसेट हेल्ड एट कॉस्ट इनिशियली ट्रांसलेटेड अ हिस्टोरिक रेट कैरिड फॉरवर्ड एट दिस वैल्यू, they are not retranslated. Non-monetary items that are carried under revaluation initially retranslated historic rate when revalued the value will be incorporated exchange rate. Okay, मतलब क्या है, इधर इन्होंने एक ही बोला है कि एसेट को, नॉन मॉनिटरी एसेट जो भी है, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, उसको बार बार रीट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है क्लोजिंग रेट पे। जिस दिन खरीदा उस दिन के एक्सचेंज रेट पे रख लिया, बात खत्म। बाद में उसी पे डेप्री मारते रहो, रिवैल्यूएशन करते रहो, बाद में दूसरे करेंसी को याद करने की जरूरत नहीं है, वो करेंसी को भूल जाओ। एक बार कर दिया वो कर दिया, दैट्स इट। समझा? सो यहाँ पे तुम्हारा खत्म हो जाता है क्या, IAS 21। अगेन ये PDF कहाँ पे मिल जाएगा तुम लोग को, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।